Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. केमिकल फर्टिलाइजर आज मेरे एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए एक नेसेसिटी बन चुके हैं। अगर मुझे क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, तो मुझे फर्टिलाइजर डालना ही डालना पड़ेगा। और ये जो फर्टिलाइजर है ये दीमक की तरह है, ये अंदर ही अंदर हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे क्रॉप्स को, हमारी सॉइल को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। बट अगर मुझे प्रोडक्शन नहीं मिला, मैंने इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ दिया, तो अगली साल मेरी फसल कुछ भी उपजाऊ नहीं रहेगी, मुझे कहीं से फसल नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या इंडिया इस फर्टिलाइजर ट्रैप से बच सकता है। क्या कोई मेथड है जिससे हम इस फर्टिलाइजर ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं कि अगर मुझे प्रोडक्शन चाहिए तो मुझे केमिकल फर्टिलाइजर्स को अप्लाई ना करना पड़े। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फर्टिलाइजर ट्रैप क्या है, हमारा फर्टिलाइजर नीड कितनी है, हम किस तरीके से फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और किस तरीके से इससे एस्केप किया जा सकता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ ये जो टॉपिक है आपका GS3 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका GS3 के लिए बहुत ज़्यादा, जो अभी मेंस आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो अभी मिडल ईस्ट में चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स का जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल सकता है। तो देयर आर हाई चांसेस कि इस बार ये आपके GS3 में पूछा जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, ये एक आर्टिकल रिसेंटली अभी द हिंदू में पब्लिश हुआ था कि हम फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स का खपत कितनी है, कितना यूज़ हो रहा है और हम कितने डिपेंडेंट हैं इस फर्टिलाइज़र के ऊपर। और अगर हम इसको हटा देते हैं या यूज़ करना बंद कर देते हैं तो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पर जो अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस जो चल रहा है, इसकी वजह से फ्यूल और फर्टिलाइज़र के जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर हमारे जो फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो 80% यूरिया अपनी जो डोमेस्टिक नीड है, हमारी जो डोमेस्टिक नीड है उसका 80% तो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर लेता है, बट रेस्ट 20% हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि उस 80% यूरिया को बनाने के लिए जो हमें फ्यूल चाहिए, जो हमें उसमें सेल्फ रिलायंट देता है, उस फ्यूल के लिए हमें बाहर इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इसके लिए अब हमारे यहाँ एक सॉल्यूशन हो सकता है हमारे पास कि हम ग्रीन अमोनिया या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जो है सोलर एनर्जी का यूज़ करके, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके तब हम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन वाटर इज़ इन अ प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर 60% मेरा ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारी वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है, तो अगेन ये एक और प्रॉब्लम हमारे लिए लेकर आएगा अगर हम ये सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की। अब इंडिया जो है, इंडिया के पास मिनरल रॉक फॉस्फेट की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हम फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र पे तो करेंटली 100% डिपेंड करते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। और ये दोनों एक ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मेरे एग्रीकल्चर सिस्टम में। सबसे ज़्यादा अगर खपत हमारे एग्रीकल्चर में किसी फर्टिलाइज़र की हो रही है तो वो है आपका यूरिया, और सेकेंड नंबर पर आता है आपका DAP, दैट इज़ योर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, इंडिया जो है करीब 2 लाख करोड़ हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर खर्च करता है, और इतना खर्च करने के बाद भी जो मेरी फील्ड के अंदर यूटिलाइजेशन है, उसकी एफिशिएंसी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और इस एफिशिएंसी के कम होने की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पर बहुत असर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पर बहुत असर पड़ रहा है। बट क्रॉप्स को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अगर मैंने 100 kg डाला है तो उसमें से सिर्फ 30% ही मेरी क्रॉप्स को मिल रहा है। रेदर ऑल आर वेस्टेड। वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, मेरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ और एनवायरनमेंट का भी अगर मैं बात छोड़ दूं तो बाकी जो बचा है वो सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर जो इस आर्टिकल के अंदर हम ये देख रहे हैं
कि यहाँ पर हमारा जो फर्टिलाइज़र के लिए हम रॉ मटेरियल जो हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं बाहर पे। रॉ मटेरियल के लिए बाहर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा क्यों है, हम क्यों इतने डिपेंड है फर्टिलाइज़र पे। तो यूरिया की और कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूरिया की। इंडिया जो है, मैंने अभी जैसा आपको बताया कि अपनी डोमेस्टिक डिमांड का 70 से 80% जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है, और यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है। 20% मैं बाहर से इंपोर्ट करा लेती हूँ, बट अगेन नेचुरल गैस के लिए मुझे इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन की यहाँ पर कंस्ट्रेन आ जाता है। तो हम अभी भी एनर्जी के अंदर और फ्यूल एनर्जी एंड फर्टिलाइज़र में अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। इसके बाद दूसरा मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइज़र है मेरे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, दैट इज़ DAP। ये बनता है रॉक फॉस्फेट से, और इंडिया के पास रॉक फॉस्फेट बिल्कुल भी नहीं है। मिनरल रिजर्व जो है रॉक फॉस्फेट के वो नहीं है, इसलिए इंडिया जो है रशिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, मोरक्को पर डिपेंड करती है अपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, और 100% हम यहीं से इंपोर्ट। उसके बाद बात आती है पोटैशिक फर्टिलाइज़र। यहाँ हम 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है जो पोटाश प्रोड्यूस कर रहा है, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रोड्यूस कर रहा है। और ये थर्ड मोस्ट कॉमन फर्टिलाइज़र है, क्योंकि मेरी क्रॉप को ना 3 मैक्रो मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं ये 3 मैक्रो मिनरल। ये प्राइमरी मिनरल भी हम इनको कहते हैं, जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड दीज आर द प्राइमरी मिनरल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इन तीनों ही फर्टिलाइज़र में यूरिया जो है हम 80% बना रहे हैं, बट उसके बनाने के लिए भी मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए मुझे इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब हम पूरे तरीके से डिपेंड हैं फर्टिलाइज़र्स के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर, और जो ये क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रह जाते हैं। मुझे नहीं पता कि कल के सीज़न के लिए मेरे पास स्टॉक है या नहीं, और कल के लिए मेरे पास अवेलेबिलिटी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट मेरे फार्मर्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। दे आर स्टक इन द फर्टिलाइज़र ट्रैप, क्योंकि वो एक फर्टिलाइज़र ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। अब ये फर्टिलाइज़र ट्रैप क्या होता है, देखो इसको अगर मैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर कॉन्टिन्यूअस हैवी यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ग्रेजुअली रिड्यूसेस सॉइल हेल्थ, फोर्सिंग फार्मर्स टू अप्लाई इवन लार्जर अमाउंट टू मेंटेन यील्ड। अब इसको हम बहुत आसान सी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मैंने फसल उगाई, किसी ने मुझे कहा कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, यूरिया यूज़ कीजिए। मैंने अपनी फील्ड के अंदर यूरिया, मुझे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन मिला, मैंने नेक्स्ट सीजन और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि जो मेरी सॉइल की नेचुरल कैपेबिलिटी थी, जो मेरी सॉइल के अंदर नेचुरल फर्टिलिटी थी, वो ख़त्म हो गया। सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी थी, जो गुड माइक्रोफ्लोरा था, वो खत्म हो गया। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम थे वो खत्म हो गए। सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो खत्म हो गया। मिनरलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सॉइल को डोमिनेट कर लिया केमिकल फर्टिलाइजर्स ने। और ये केमिकल फर्टिलाइजर सिर्फ सॉइल को ही नहीं, ये लीच डाउन करके नीचे जाके ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो जिस ग्राउंड वाटर को मैं इरिगेशन के लिए यूज कर रही हूँ मेरी फील्ड में, वो फिर उसका सॉलिनाइजेशन भी कर रहे हैं। आपका एल्कलिनिटी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन फर्टिलाइजर इज द इशू विद दैट। ठीक है, फर्टिलाइज़र की वजह से हो रहा है। आपका एसिडिटी फर्टिलाइजर्स की वजह से हो रहा है, जब मैं बहुत ज़्यादा एसिडिक फर्टिलाइजर फील्ड में यूज़ कर रही हूँ। अब सॉइल के अंदर फर्टिलिटी नहीं बची। नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं फर्टिलाइज़र अप्लाई करना बंद कर देती हूँ, तो मुझे जो उपज मिली, जो मुझे यील्ड मिली, वो बहुत ही कम मिली। इकोनॉमिक लॉस हो गया, फार्मर को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अब फार्मर ने क्या किया? नाउ द फार्मर थिंक्स कि अगर फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई किया तो मुझे कुछ भी फसल नहीं मिलेगी। तो फार्मर फोर्स्ड हो जाता है और ज्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए, जबकि उसे ये पता है कि ये उसकी सॉइल को खराब कर रहा है। सो दिस इज द फर्टिलाइजर ट्रैप वेयर वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। जहां पर हम इससे एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे फार्मर्स नहीं एस्केप कर पा रहे हैं। बट क्या कोई सॉल्यूशन है इसका?
और सबसे खास बात, पहले तो मैं इसके कॉजेज बता देती हूँ या इसके इम्पैक्ट बता देती हूँ कि इसकी वजह से होता क्या है। देखो, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर डिक्लाइन हो जाता है जब मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रही हूँ। सॉइल का स्ट्रक्चर जो है आपका वो टूट जाता है, क्योंकि केमिकल्स जो है वो डोमिनेट करने लग जाते हैं फील्ड में, और सॉइल का स्ट्रक्चर जो है सॉइल को बाइंड करके रखता है आपका सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल को। उसमें ऑर्गेनिक मैटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एनहेंस करता है। जो मेरा गुड माइक्रोफ्लोरा है, म्यूसिलेज और आपका सेलुलोज, पेक्टिनेज, इन सब से क्या करता है वो कि सॉइल पार्टिकल को होल्ड करके रखता है। और जितना मेरा बढ़िया सॉइल स्ट्रक्चर होगा, जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना ही मेरी सॉइल लेस ससेप्टेबल रहेगी टुवर्ड्स द डिनोडेशन फोर्सेस। ऑर्गेनिक मैटर जितना अच्छा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। बट अब फर्टिलाइजर के यूज करने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी घट चुकी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म घट चुके हैं, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी भी घट चुकी है, क्योंकि सॉइल के अंदर कुछ बचा ही नहीं है उस फर्टिलाइजर को होल्ड करने के लिए। एंड दिस क्रिएट्स अ विस्कस साइकिल वेयर अ फार्मर इज फोर्स्ड टू अप्लाई फर्टिलाइजर इन हिज फील्ड। एंड बिफोर मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच आज से शुरू हो गया है 15 जून से। तो अगर आप अभी भी घर पर बैठ करके ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है, और अगर एग्रीकल्चर ले लिया है तो कोर्स कहाँ से लूँ, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए स्टडी IQ से बेस्ट कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हमारे कोर्स में आपको मिल रहा है 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ के साथ PDF नोट्स, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, एंड रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे जो आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। और ये तीनों नोट्स इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि इनको पढ़ने के अलावा, इनके पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, माई लाइव कोड यूज़ करेंगे, तो ये 40,000 का कोर्स आपको 17,999 रुपये में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत बच्चों को आंसर राइटिंग का डाउट रहता है, तो हमारे कोर्स में आपको हर फ्राइडे को एक आंसर राइटिंग क्लास होती है और लाइव टेस्ट होते हैं हर फ्राइडे को। उसके साथ साथ मंथली आपके 2 सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जिनके लिए आपको, जो आपका फ्राइडे को टेस्ट रहता है दैट इज सरप्राइज टेस्ट, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। रेस्ट जो 2 टेस्ट हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और उसके बाद आपके 6 सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो कि सिलेबस पूरा होने के बाद रेगुलर डाउट सेशन रहते हैं, साथ के साथ पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है। इतना सब कुछ आपको 17,999 में कहीं और नहीं मिलेगा। एंड इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम नाउ, इट्स कंप्लीटली अ फुलिश वर्क। आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 से 5 महीने आपने अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करने में लगाना चाहिए। उसके बाद अपना GS कर सकते हैं अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी PDF नोट्स चाहिए, या इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @monica_yadav_agriculture। और ये जो चैनल है सिर्फ CSC नहीं, आप अगर किसी भी एग्जाम रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो भी आपने ये चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कोर्स का भी और चैनल का भी। सो अभी हम बात करते हैं कि इस फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की वजह से हमारी फील्ड के अंदर जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है बहुत कम हो गई। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी होती क्या है? इसका मतलब होता है, अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्रॉप यील्ड प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ द न्यूट्रिएंट अप्लाइड। कि आपने जो पर यूनिट न्यूट्रिएंट या फिर नाइट्रोजन कहें, क्योंकि हम यहाँ न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना मैंने नाइट्रोजन अप्लाई किया है उसके कंपैरिजन में मुझे यील्ड कितनी मिली है, उसका यील्ड पर क्या असर पड़ा है, ठीक है, उसे कहते हैं हम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी या फिर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो हमारी कंट्री के अंदर है वो करंटली है 35 से 40%। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो हम यूज़ करते हैं, जब पहले तो इस 35 से 40% को समझते हैं। मान लीजिए मैंने 100 kg फर्टिलाइज़र डाला था ना, यूरिया डाला था, तो उसमें से 35 से 40% ही मेरी क्रॉप ले पाई है, और जो आपका 60-75% बचा है वो सारा का सारा अब आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जितना मैंने डाला है उसका आधा भी यूज़ नहीं किया मेरी क्रॉप ने, सिर्फ 1/3 जो रिमेनिंग बचा है वो लॉस हो जाता है। अब वो लॉस कहाँ होता है? वो लॉस हो जाता है आपका
एनवायरनमेंट में लीचिंग के थ्रू जो हम फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन का पानी दे दिया आपने, तो वो रन ऑफ करेगा, रन ऑफ करके वो बाहर निकल जाएगा, लेक्स को, तालाब को, इन सबको पॉल्यूट करेगा, यूट्रॉफिफिकेशन के इश्यूज करेगा, लीचिंग करेगा, पानी में नीचे की तरफ बह जाएगा, लीचिंग होगी तो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। साथ के साथ अगर इसके अंदर वॉलेटिलाइजेशन लॉसेस और डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस हो रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन करेगा। साथ के साथ सॉइल के स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देगा, पूरी तरीके से खराब कर देगा। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड योर केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को और गुड माइक्रोफ्लोरा को सॉइल में खत्म कर रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी इशू, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन एज वेल। नाइट्रस गैसेस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमें एसिड रेन देखने को मिल सकती है। तो इसके ये बहुत सारे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा इशू आता है कि मेरे फार्मर्स चलो फोर्स्ड हैं, बट अगर इतना फर्टिलाइजर डालेंगे तो उनके इनपुट कॉस्ट पर असर पड़ेगा, बट नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है यूरिया फर्टिलाइजर की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ सब्सिडी बहुत दी जाती है यूरिया फर्टिलाइजर को। यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया को अभी भी पोटेशियम और फास्फोरस फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी जाती है। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को एक बैग 1200 से 1300 रुपये पड़ता है, तो वहाँ पर एक फार्मर सिर्फ 200 से 250 रुपये में वो बैग 40 किलो के यूरिया के बैग को खरीद कर लेकर आता है। रेस्ट 800 600 700 रुपये जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली देती है फैक्ट्रीज को, कंपनीज को, जो आपका फर्टिलाइजर बना रहे हैं। तो अब 200-250 रुपये में 40 किलो का एक बैग मिल रहा है आपको यूरिया का, तो ये ओवर यूज बढ़ाता है और फार्मर एक जो बैलेंस फर्टिलाइजेशन कर सकता है उसको नेग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सिडी यहीं मिल रही है और यूरिया एफिशिएंट इफेक्ट दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस फर्टिलाइजर नेग्लेक्ट हो जाता है और जो एक रिकमेंडेड एनपीके की रेशियो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है और हमारी कंट्री में पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है उसको एनकरेज किया गया था बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए, बट बहुत सालों से चलते वक्त ये सिर्फ एक यूरिया की तरफ टिल्टेड है। नाइट्रोजन इसका ओवर एप्लीकेशन, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इशू करता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और बायोडिग्रेडेशन में, नॉट बायोडिग्रेडेशन, योर बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर ना। आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन इट फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो क्या अब हम कुछ कर सकते हैं? और इसके बाद उससे पहले मैं आपको, चलो ये इस यूरिया सब्सिडी का देख लिया हमने, क्या एमएसपी भी इस फर्टिलाइजर यूज को बढ़ा रहा है? देखो हमारे यहाँ जो एमएसपी दिया जाता है वो बहुत सारी क्रॉप के लिए, 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है, बट प्रोक्योरमेंट कितनी क्रॉप की हो रही है? प्रोक्योरमेंट जो हो रही है सिर्फ राइस, व्हीट और शुगर केन की हो रही है। तो और ये तीनों क्रॉप ऐसी हैं जो वाटर इंटेंसिव है, न्यूट्रिएंट इंटेंसिव भी है। इन तीनों क्रॉप को न्यूट्रिएंट भी बहुत चाहिए और पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फार्मर पानी भी बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। साथ के साथ यूरिया का, फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा इन तीनों क्रॉप्स में यूज़ हो रहा है। तो ऐसी क्रॉप्स फार्मर ऑप्ट कर रहा है जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है और जिसके लिए फर्टिलाइजर और वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। पल्सेस, ऑयल सीड पूरी तरीके से खत्म हो गए। पल्सेस अगर सीजन में एक बार उगाया जाए, साल में एक बार उगाया जाए, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देते हैं, सॉइल की उपजाऊ क्षमता को रिस्टोर कर देते हैं। बट कोई भी आज पल्स नहीं ग्रो कर रहा है क्योंकि उसका प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। तो फार्मर तो उसी को ग्रो करेगा ना जहां फार्मर को इनकम सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे यहाँ से परचेज कर लिया जाएगा मेरे से, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो हमने द हिंदू में जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें कई सॉल्यूशंस दिए हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है उन सभी का यूज़ करके हम क्रॉप ग्रो करते हैं। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए क्रॉप को जितने न्यूट्रिएंट देने हैं उसके लिए मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है सब कुछ को एक बैलेंस मैनर में लेकर के फील्ड में अप्लाई कर दिया जाए। यहाँ हम ऐसा नहीं कहते क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर को एकदम से हटा दिया जाए तो फिर प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ आप केमिकल फर्टिलाइजर लीजिए ऑप्टिमम अमाउंट में ताकि आपकी फील्ड को कोई खराबी ना हो। इसके साथ साथ आप बायो फर्टिलाइजर लीजिए, इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक मैटर यूज कीजिए और
अदर बायोलॉजिकल कॉन्स्टोरियम आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, लिक्विड फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके बायो फर्टिलाइजर हो गए, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर हो गए। सबको एक बैलेंस वे में लीजिए और फील्ड में अप्लाई कर दी। तो किसी का भी ओवर यूज़ नहीं होता और कोई भी कम यूज़ नहीं होता, और फील्ड को, क्रॉप को और सॉइल को सब कुछ वो रिक्वायर्ड चीज़ें मिल जाती है, जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता भी ठीक होगी, आपका न्यूट्रिएंट अपटेक भी बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी भी होगी, लॉसेस भी कम होंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ऑर्गेनिक बेसल डोज बढ़ा सकते हैं हम, कि जब हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं उससे पहले हम फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट अच्छे से अप्लाई कर दें। बायो फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एनाबीना हो गया, एजोला हो गया, तो सीड कोटिंग के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। नैनो फर्टिलाइज़र इसको लीव्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है एंड इट इंक्रीजेस द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। और इसके साथ साथ हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, रेदर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल क्रॉप। सिर्फ आपका मोनोक्रॉपिंग पे डिपेंडेंट ना रह करके हम अदर क्रॉप्स तक ग्रो कर सकते हैं, जैसे आपका राइस हो गया, वीट हो गया, इनसे हट करके हम ऑयल सीड ग्रो कर सकते हैं। पल्सेस को तो इंक्लूड करना ही करना है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि पल्सेस के जो रूट होते हैं ना, उनमें रूट नोड्यूल्स, राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है, वो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। उसके साथ साथ एजर्टोबैक्टर हो गया, नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा। तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी एनहेंस होगी। तो ये सॉल्यूशंस है, और अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज द बेस्ट, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, एक बैलेंस वे में सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं, एंड फार्मर विल गेट वट ही वॉन्ट्स। उसका प्रोडक्शन भी कम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक तरीके से पूरे तरीके से ऑर्गेनिक पे चले जाते हैं ना, तो प्रोडक्शन बिल्कुल घट जाता है। उस इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में मुझे 5-6 साल लग जाएंगे। तो दिस इज नॉट ऑल्सो ए प्रोबेबल सॉल्यूशन वेयर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज द बेस्ट। तो आप अपने सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसे हम इस फर्टिलाइजर ट्रैप से बच सकते हैं। और अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन है या एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, तो प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और कोर्स आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। माई टीम इज़ देयर टू हेल्प यू। थैंक you so much. Have a nice day and all the very best for your exams. Study IQ IAS, making India smarter and better.